ये दो हथियार है ब्रह्मास्त्र, ठीक है। फ्रीलांसिंग मैं सजेस्ट करूंगा को। एग्जाम्पल कितना चार्ज करते थे आप? भाई 100, 150, 200 बस इतना। अभी कितना चार्ज किया लास्ट टाइम वीडियो एडिटिंग के लिए? अभी लास्ट टाइम मैंने आई थिंक 8,000 या 9,000 चार्ज किए थे। एग्जैक्ट आपने अभी इंडियन क्लाइंट से हाईएस्ट कितना चार्ज किया, उसको एक रेंज में बता सकते हो आप? भाई रेंज पकड़ लो 55,000 से 60,000 65,000 के बीच। हाय एवरीवन, वेलकम टू एबीएस विशाल मीडिया पॉडकास्ट। मेरा नाम है एबीएस विशाल और मैं पिछले 5 साल से मीडिया इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ। आज हमारे गेस्ट है रुद्राक्ष वर्मा। रुद्राक्ष सोशल मीडिया पर रुद्र लांसर के नाम से फेमस है। इन्होंने मल्टीपल क्लाइंट के साथ में काम किया, इन्होंने इंडियन और फॉरेन क्लाइंट दोनों के साथ में काम किया है। आज हम डिकोड करने वाले हैं कि ये क्या बिजनेस करते हैं, कैसे एक क्लाइंट लेके आते हैं, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और जो फ्रीलांसर को प्रॉब्लम्स होती हैं अपनी फ्रीलांस जर्नी में, उन सभी का सॉल्यूशन रुद्राक्ष बताने वाले हैं। तो हाय रुद्राक्ष, वेलकम टू पॉडकास्ट। हेलो विशाल भाई, थैंक यू यार, ये मेरी फर्स्ट पॉडकास्ट है बाय द वे। बट यही चीज़ कहूँगा कि यार जो भी फ्रीलांसर्स सफ़र कर रहे हैं ना, राइट, इस पॉडकास्ट को एंड तक देखना, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग इग्नोर करते हो, राइट। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पे हम कहते हैं यार छोड़ो, फोकस नहीं देते हैं, बट वही चीज़ इम्पैक्ट लाती है तुम्हारी जर्नी में। तो वो चीज़ आज सारी डिस्कस करेंगे कि कैसे मैंने स्क्रैच से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था एंड यहाँ तक मैं पहुंचा, और अभी तो बहुत सारे भाई गोल से आगे। एंड तक देखना भाई, ध्यान से स्किप मत करना। एंड चलो भाई स्टार्ट करते हैं। ओके तो रुद्राक्ष भाई, ज़्यादातर ऑडियंस तो आपको जानती है, लेकिन कुछ ऐसी भी ऑडियंस है जो आपको नहीं जानती है, तो उनको एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दो कि आप क्या काम करते हो, अपने बारे में बताओ। भाई एक्चुअली करेंटली मैं एक एजेंसी रन करता हूँ, पर्सनल ब्रांडिंग एजेंसी। उसमें हम कोचेस और कंसल्टेंट को हेल्प करते हैं कि वो कैसे अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर सके फ्रॉम स्क्रैच। मतलब हम उनकी हेल्प करते हैं इन स्क्रिप्टिंग, मैनेजिंग, सोशल मीडिया मैनेजिंग, प्लस उनका एडिटिंग वर्क, मतलब सब A to Z डन फॉर योर रील्स। हम उनको हेल्प करते हैं कि कैसे वो अपना पर्सनल ब्रांड को ग्रो कर सके ऑर्गेनिकली। और अभी आपने एक इंडियन क्लाइंट से और एक फॉरेन क्लाइंट से हाईएस्ट कितना अमाउंट चार्ज किया है, दोनों का एग्जैक्ट फिगर बताओ। देखो, फॉरेन क्लाइंट से तो फॉरेन क्लाइंट भी इतना काम कर नहीं रहे या इतना उस पर्टिकुलर नीश को टारगेट नहीं कर रहे, बिकॉज अभी हमारा क्या है ना कि इंडियन मार्केट बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी। एक्चुअली क्या है यार, इंडियन मार्केट बहुत ज्यादा बड़ी है। लोगों को लगता है कि फॉरेन मार्केट में जाना है। भाई क्यों जाना है जब तुम्हारे पास भाई 150 करोड़ की आबादी है, मतलब इंडिया में पॉपुलेशन है 150 करोड़ से ज्यादा ही है। तो भाई इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है। मतलब बहुत सारे ऐसे सेगमेंट है जो लोगों ने ना अभी वो नहीं किया, क्या कहते हैं, एक वर्ड आता है भाई, एक्सप्लोर नहीं किए, अभी उसमें एक्सप्लोर नहीं किए। हाँ राइट। तो भाई अभी हमारा फोकस है इंडियन क्लाइंट्स पे। और अभी रिसेंटली 2 महीने पहले मैंने एक इंडियन क्लाइंट से चार्ज किया था अप्रोक्स 44,000, बट अब वो फिगर बढ़ चुका है। रिसेंटली कल ही हमने एक हाई पेइंग इंडियन क्लाइंट को क्लोज किया है। तो उसका फिगर तो एक्चुअली मैं नहीं बताने वाला, मतलब उसकी अमाउंट नहीं बता सकता मैं बिकॉज ऑफ सम रीजंस। बट हाँ, मैं इतना कह देता हूँ कि भाई वो जो मेरे प्रीवियस क्लाइंट्स है उससे तो काफी ज्यादा हाई थी। ठीक है। हाँ okay, तो फिर एग्जैक्ट आपने अभी इंडियन क्लाइंट से हाईएस्ट कितना चार्ज किया, उसको एक रेंज में बता सकते हो आप? भाई रेंज पकड़ लो 55,000 से 60,000 65,000 के बीच। ओके, ग्रेट भाई, बिल्कुल। अभी ज्यादातर जो फ्रीलांसर है ना, उनका क्या होता है पर्सपेक्टिव कि इंडियन क्लाइंट से ज्यादा चार्ज ही नहीं कर सकते अपन। तो उस पे आपका क्या थॉट है भाई? मैं ऐसा क्यों माइंड में है उनके ऐसा? देखो यार, सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, अपने ऊपर सेल्फ बिलीव नहीं होता। लोगों को लगता नहीं है कि हम इंडियन क्लाइंट से भी 1-1 लाख तक चार्ज कर सकते हैं, 60-65 हज़ार। भाई दैट इज रॉन्ग। भाई तुम चार्ज कर सकते हो। द रीजन इज, मतलब इसका रीजन ये है कि भाई तुम्हें ना एक पर्टिकुलर सेगमेंट फाइंड करना है। एलेक्स हॉर्मोजी की ना एक बुक है 100 मिलियन ऑफर्स, उसमें एक चीज लिखी है कि अगर तुम अमीर लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, दे विल बेटर पे यू। वो तुम्हें बहुत अच्छा पे करेंगे इफ यू विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स, राइट। तो अगर तुम एक बात बताओ, तुम एक ऐसे नीश में काम कर रहे हो जहां सिर्फ तुम्हारी ही सर्विस की डिमांड है, जहाँ कोई और है ही नहीं, सिर्फ 2-4 प्लेयर्स है, बट वो इतना अच्छा नहीं कर रहे, और अगर तुम उस सेगमेंट में कूद जाओगे और एक बेटर क्वालिटी टीम और सर्विस के साथ, तो भाई तुम क्लाइंट से कितना भी चार्ज कर सकते हो। अभी जो हमने रिसेंट क्लाइंट क्लोज किया है भाई,
वो मैंने कोल्ड डीएम किया था, कोल्ड आउटरीच से मैंने क्लाइंट क्लोज किया और अप्रैल में मैंने मैसेज किया था और अब जाके क्लोज हुआ है। तो फ्रीलांसिंग में ना पेशेंस भी रखनी पड़ती है। अब ये बताओ भाई, अप्रैल में मैंने डीएम किया, अब क्लोज हुआ है आज, मतलब ये मानो कि कल रात तक पूरा सब डील हो चुकी थी, राइट? तो भाई इतना लंबा प्रोसेस, हमने पेशेंस रखी ना, हमें पता था क्लाइंट क्लोज होगा, बट थोड़ा टाइम, भाई टाइम देना होता है क्लाइंट को। ऑफ कोर्स मतलब अच्छी चीजों को होने में टाइम लगता है। एंड दैट्स द थिंग कि मोस्ट ऑफ द फ्रीलांसर्स सोचते हैं कि भाई इंडियन क्लाइंट से चार्ज नहीं कर सकते। भाई कर सकते हो, तुम एक अच्छी नीश में काम करो, तुम अपनी एक अच्छी टीम बनाओ। दूसरी चीज, तुम्हें सेल्स आनी चाहिए भाई, नेगोशिएशन आनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आने चाहिए। तुम अगर इन सब चीजों पे वर्क नहीं करोगे, ठीक है, मान लो तुमने सॉफ्टवेयर चलाना सीख लिया, तुम क्लाइंट के सामने बैठे हो, कैसे बात करोगे उससे? भाई तुम पता है क्या होता है, समटाइम्स क्या होता है ना कि जब हम क्लाइंट के सामने बैठते हैं ना तो हम डरने लग जाते हैं, डरने लग जाते हैं, बिल्कुल। है ना? आपके साथ भी होता है, मेरे साथ भी हुआ है। जब मैं स्टार्टिंग में सबके साथ होता है। ऑफ कोर्स, जैसे स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया तो भाई मैं क्लाइंट के सामने थोड़ा डर जाता था, वहां मेरी डील क्लोज नहीं हो पाती थी। कॉन्फिडेंट रहो। हाँ देखो, कॉन्फिडेंट तुम जब रहोगे जब तुम्हारे पास नॉलेज होगी, जब तुम्हें पता होगा हाँ भाई मैं पर्सनल ब्रांड ग्रो कर सकता हूँ ऑर्गेनिकली क्योंकि मैंने खुद का किया है ना? दैट्स द थिंग भाई। इसलिए चार्ज कर सकते हो, सेल्फ बिलीव रखो और अच्छे नीश में काम करो विद आ ग्रेट टीम और विद ग्रेट सर्विस। दैट्स द भाई की पॉइंट कि हम इंडियन क्लाइंट्स क्लोज कर पा रहे हैं हाई पेइंग। ओके और जैसे अभी आप पर्सनल ब्रांडिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हो और आज के टाइम पे हर एक बिजनेस को पर्सनल ब्रांडिंग चाहिए। आप एक तो समझाओ कि पर्सनल ब्रांडिंग होती क्या है और कोच या कंसल्टेंट के लिए एग्जैक्ट आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, क्या एक एक पार्ट में पूरा समझाओ कि क्या सर्विसेज होती हैं। देखो भाई, पर्सनल ब्रांडिंग होती है, देखो एक होता है ब्रांड, ब्रांड मतलब बिजनेस, समझ रहे हो? एक होता है ब्रांड जिसका कोई लोगो होता है, आइडेंटिटी होती है। एक होता है पर्सनल ब्रांड। भाई पर्सनल ब्रांड बेसिकली क्या होता है, जिसमें हम खुद की नॉलेज शेयर करते हैं। या मान लो कि मेरा एक चैनल है रुद्रलैंसर के नाम से, या आपका एक चैनल है विशाल की, वहां पे तुम क्या कर रहे हो, वहां पे तुम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो कि मैंने अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी में क्या किया, जो मैंने मिस्टेक करी वो मैं आपको बताऊंगा। अब उससे क्या होगा कि ऑडियंस तुमसे कनेक्ट करेगी, ऑडियंस कनेक्ट करेगी तो भाई तुमने क्या किया, अपना एक पर्सनल पेज स्टार्ट किया, बस वो धीरे 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 नाम बनता गया, तो नाम बन गया तो ब्रांड बन गया। पर्सनल तो भाई ऑलरेडी था वो, राइट? तो तुमने क्या किया, एक उसको पर्सनल ब्रांड में मतलब चीजें धीरे 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 वो कन्वर्ट होने लगी, वहां से तुम्हें सेल्स भी आने लगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास ऑडियंस बेस था, तुम्हारे अच्छे फॉलोअर्स थे। तो क्लाइंट ने जब देखा हाँ भाई ये बंदा है, कोई कंटेंट बना रहा है, व्यूज अच्छे आ रहे हैं, ऑडियंस है, ऑडियंस कनेक्ट कर रही है, तो हम भी ट्रस्ट कर सकते हैं। दैट्स कॉल्ड अ पर्सनल ब्रांड। वैसे इसकी डेफिनेशन बहुत सारी होती है, ठीक है, बट द थिंग इज कि तुम कैसे समझते हो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कि पर्सनल ब्रांड क्या है। सिंपली तुम कंटेंट बनाओ, ऐसा कंटेंट बनाओ कि दूसरे की हेल्प करेगा तो क्लाइंट्स ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करेंगे। अब चलते तुम्हारी भाई, आपने पूछा कि कोचेस कंसल्टेंट की आप कैसे हेल्प कर, तो बेसिकली भाई मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि हम उनकी हेल्प करेंगे इन एवरीथिंग। कंटेंट मैनेज से लेके कि मान लो कि उनको 1 महीने का कंटेंट बनाना है, तो हम मैनेज कैसे करेंगे कंटेंट को, बैच कैसे करेंगे, कंटेंट कहाँ से लाएंगे, कंटेंट आइडियाज वो हम मैनेज करते हैं। दूसरी चीज उनका सोशल मीडिया हैंडलिंग, पोस्टिंग से लेके एवरीथिंग। तीसरी चीज उनकी स्क्रिप्टिंग में, स्क्रिप्टिंग इज द मेन पार्ट ऑफ कंटेंट भाई, क्योंकि अगर तुम अच्छे से स्क्रिप्ट नहीं लिखोगे तो कंटेंट चलेगा ही नहीं। और देखो क्या होता है, कोचेस कंसल्टेंट के पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि उनको अपने भी तो बिजनेस संभालना है ना, जो वो बिल्कुल सिमिल्टेनियसली रन कर रहे हैं एक पैरेलल उसमें, राइट? तो वहां पे उनका टाइम बचता है। ये सब चीजें हम संभालते हैं। स्क्रिप्टिंग हो गया, फिर एडिटिंग, उस जो स्क्रिप्ट है उसको दिखाना कैसे है, विजुअलाइज कैसे करना है, वहां पे एडिटिंग का रोल आता है, वो भी हम संभालते हैं। तो मतलब डन फॉर यू वाला सिस्टम रहता है हमारा, ताकि उनका टाइम सेव हो और भाई हमें भी, हमारा भी फायदा हो, उनको भी रिजल्ट आए। दैट्स द थिंग। तो मतलब कि उनको तो सिर्फ क्या आपको वीडियो शूट करके देनी है, उसके बाद में A to Z पूरा काम आपका है। हाँ भाई, A to Z कुछ और नहीं करना। नहीं, उनको कुछ नहीं करना, बस उनको जैसे हम मान लो कि अगले नेक्स्ट 15 दिन का हम कंटेंट लिख के दे देते, वो एक दिन बैठते हैं, 2 दिन लेते हैं, शूट करते हैं, हमारे पास वीडियो आती है, देन वहां से हमारा काम चालू हो जाता है। तो उनका ना बहुत बड़ा टाइम सेव हो जाता है वो। ओके तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एक स्टूडेंट है, उसको अपने फर्स्ट 1 लाख रुपीज अर्न करने,
जिसके ऊपर हम्म। आप एक सीरीज भी लेकर आ रहे हो, सीरीज रन कर रहे हो जिसमें पूरा बता रहे हो, उसको ही आप स्टेप में बताओ कि सबसे पहले क्या स्टेप होगा। वो स्टूडेंट है, उसके हम्म। पास पैसा नहीं है अभी के टाइम पे, हम्म। जीरो देखो पैसे, यार, जीरो से शुरुआत करनी है। बिल्कुल सबसे पहले हर स्टूडेंट के पास स्मार्टफोन होता है। तुम्हें पहले ना एक स्मार्टफोन से एक स्किल सीखनी है, स्किल को एक्वायर करना है। दो तरह की स्किल होती है, मैंने पहले भी कहा, एक हार्ड स्किल और एक सॉफ्ट स्किल। हार्ड स्किल में होती है जिस जहाँ से तुम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो तुम हार्ड स्किल में पकड़ लो कंटेंट राइटिंग या एडिटिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग, जो भी तुम्हें इजी लगे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं एडिटिंग करता हूँ, बट गो विद ग्राफिक डिजाइनिंग। वहां पे थोड़ा कम खर्चा होता है और ग्राफिक डिजाइनिंग तो आराम से मोबाइल से कर भी सकते हो। और ग्राफिक डिजाइनिंग यदि पूरी सीखनी है तो हमारी पूरी सीरीज है पॉडकास्ट की, तो वो चेकआउट कर लेना। बिल्कुल भाई की पॉडकास्ट चेक कर लेना ग्राफिक डिजाइनिंग की, वहां पे सीख जाओगे। तुमने अब ग्राफिक डिजाइनिंग सीख ली, अब तुम्हारे पे एक हार्ड स्किल है। कम से कम 3 महीने उसमें दो, 3 नहीं तो दो, ताकि तुम थोड़े से अपर लेवल में आ जाओ, तुम्हें सब कुछ चीज पता हो। अब बात चलते हैं सॉफ्ट स्किल पे। देखो सॉफ्ट स्किल क्या होती है, मान लो तुम्हें सॉफ्टवेयर चलाना आ गया, तुम्हें ग्राफिक बनाना आ गया, तुम्हें रेवेन्यू पता है कैसे जनरेट होगा, बट क्लाइंट को अप्रोच कैसे करोगे, क्लाइंट से बात कैसे करोगे, वहां पे एक बहुत बड़ा रोल होता है सॉफ्ट स्किल का। तुम सॉफ्ट स्किल सीखो। मैं सजेस्ट करूंगा कम्युनिकेशन स्किल सीखो और सेल्स एंड मार्केटिंग। ये 2 हथियार है ब्रह्मास्त्र, ठीक है, फ्रीलांसिंग के। मैं बता रहा हूँ, कोई भी बिजनेस उठा लो यार, सेल्स और मार्केटिंग और कम्युनिकेशन स्किल मस्ट है इन एवरी बिजनेस। तो तुम क्या करो, इन दोनों स्किल को मास्टर करो। देन आफ्टर 3 to 4 months तुम अपना क्या करो, आउटरीच करना स्टार्ट करो। बट आउटरीच से पहले तुम एक नीश सिलेक्ट कर लो। अब नीश क्या होता है, कुछ लोग नीच भी कहते हैं, कुछ लोग, बहुत सारे टर्म्स है, बट नीश क्या होता है, नीश एक पर्टिकुलर, नीश पर्टिकुलर एक कैटेगरी होती है। एग्जाम्पल से बताता हूँ, बेहतर रहेगा। मान लीजिए कि 2 सिटीज है, ठीक है, 2 सिटीज में ना क्या है, 2 बड़े बड़े मॉल है, पर और 2 बड़े बड़े मॉल के बाहर, एक मॉल के बाहर एक बुक स्टोर है, पर एक मॉल के बाहर बुक स्टोर नहीं है। तो जो भी ऑडियंस मॉल के बाहर निकलेगी, मान लो कि ए सिटी में मॉल है, उस वहां बुक स्टोर नहीं है, तो जो ए सिटी वाली ऑडियंस है मॉल की बाहर निकलेगी, उसमें से कुछ स्टूडेंट होंगे जो पढ़ना चाहते हैं किताबें, बट उनको किताबें मिलेंगी नहीं, तो वो आगे से खरीदेंगे, ठीक है। सेकंड चीज, जो बी सिटी वाला है जहाँ मॉल है, वहाँ ऑडियंस निकलेगी, बुक स्टोर है, जैसी वो निकलेगी एक उनको बुक स्टोर दिखेगा, स्टूडेंट जाएंगे खरीदेंगे। क्यों? वहां पे कंपटीशन ज्यादा था, मतलब वहां पे क्या था ना, चीजों की ना डिमांड कम थी, और जो बुक स्टोर वाला है वो बिजनेस माइंडेड था। उसने क्या किया, ऐसी जगह अपना स्टोर लगाया जहाँ पे कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, और ऑडियंस आएगी और उसको पता है मॉल से बाहर निकलने वाले स्टूडेंट खरीदेंगे किताबें। उसने वहां लगाई, और उसने क्या किया, उनने क्या, लेस डिमांड हाई क्वालिटी वाली, उसको मतलब लोगों को पिच करनी चालू कर दी, और लोगों को बुक्स सेल करनी चालू कर दी वहां पे जहाँ पे नीड थी। तो कहने का सेंस ये कि अपनी सर्विसेज को वहां पे पिच करो, एक नीश ऐसा सिलेक्ट करो जहाँ पे तुम्हारी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम। ये एक, ठीक है, हाँ, एक हर बिजनेस का फॉर्मेट होता है, सप्लाई कम डिमांड ज्यादा, तो वो कैटेगरी तुम्हारे लिए फिट। नीश सिलेक्ट करो। आप नीश कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, एक और बता देता हूँ भाई, तुम मार्केट की रिसर्च करना चालू कर दो, यूट्यूब वीडियोज है, वहां सीखो कि नीश कैसे सिलेक्ट करती है, हो जाएगा। अब तुमने ये 3 चीज कर ली, अब लास्ट चीज आती है आउटरीच करो भाई, क्लाइंटों को ज्यादा से ज्यादा डीएम्स करो, मैसेज करो। इससे पहले मेरे क्वेश्चन है कि आपने जैसे बताया नीश एक सिलेक्ट करो, तो थोड़ा बहुत कंपटीशन तो सारी नीश में होता है, लेकिन जब आपने भी शुरुआत की होगी तो उससे पहले आपने भी एक रिसर्च की होगी, उसके बाद में आपके माइंड में होगा कि ये एक नीश हो सकती है, ये एक नीश हो सकती है। तो एक एग्जाम्पल के लिए उस टाइम पे क्या क्या ऐसी नीश आपको लगी जिसमें कंपटीशन कम था? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने कोई नीश से चालू नहीं किया था। द रीजन इज, मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। बैक इन 15 Feb 2023, उससे पहले भी मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था, बट वहां से टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुआ। वैसे क्या होना, मैंने कुछ 600 रुपीज अपनी बहन से लिए थे, और वहाँ एक अफिलिएट मार्केटिंग कंपनी में इन्वेस्ट किए थे। मुझे पता चला था कि ऑनलाइन अर्निंग भी होती है, तो मैंने 600 रुपये इन्वेस्ट किए। फैमिली वालों को थोड़ा सा भरोसा नहीं था, क्योंकि मैंने कभी भी पैसा नहीं कमाया था। इन्वेस्ट किए, वहां से मैंने कुछ 800 रुपीज पहले एक दिन में कमाए, और एक महीने में कर करके मैंने 15-20 हज़ार रुपये कमा लिए। फैमिली ने सपोर्ट किया। देन उसके बाद क्या हुआ, मैंने 2-3 महीने एफिलिएट मार्केटिंग छोड़ दी। फिर क्या हुआ, एक सोशल मीडिया पे ना, मुझे एडिटिंग पहले से आती थी, तो सोशल मीडिया पे मैंने एक हायरिंग का देखा कि एक इन्फ्लुएंसर था जिसके 14-15 हज़ार थे फॉलोअर उस टाइम पे।
तो वो हायरिंग कर रहे थे एडिटर्स की, तो मैंने अप्लाई किया, मैं सिलेक्ट हो गया। वहाँ से मेरी फ्रीलांसिंग जर्नी की स्टार्ट हुई, मतलब जर्नी स्टार्ट हुई बेसिकली। उस इन्फ्लुएंसर के साथ मैंने अप्रॉक्स 9 से 10 महीने काम किया होगा, ठीक है। 9 से 10 महीने में मैंने 4 से 5 महीने फ्री में काम किया और कुछ महीने पेड काम किया। अब द रीजन इज वो अफिलिएट मार्केटिंग का था, तो जब मैंने उनके साथ फ्री में काम करना स्टार्ट किया तो क्या हुआ ना, उन्होंने मुझे रेफरेंस देना चालू किए। भाई अब मान लो मैं तुम्हारे लिए फ्री में काम कर रहा हूँ, तो मैं क्या चाहूंगा, रेफरेंस दोगे तुम मुझे, कहीं ना कहीं से तुम, कहीं ना कहीं से तो मेरा भी फायदा हो ना। तो हाँ, उन्होंने मुझे मतलब रेफरेंस लोग दिए। 2 चीज लेते हैं, तो रेफरेंस ले लेते हैं और एक टेस्टिमोनियल बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो मैंने टेस्टिमोनियल ना लेके मैंने रेफरेंस लिया। वहां से रेफरेंस क्या ले हुआ, लिया। अफिलिएट मार्केटिंग नीश में ना मेरी पहचान बढ़ने लगी। लोग मुझे अप्रोच करने लगे, भाई एडिटिंग कर रहा हूँ। मैं पहले कम पैसों में एडिटिंग करता था भाई, कम बजट में, क्योंकि मुझे नहीं पता था, मोबाइल एडिटर था एग्जाम्पल मैं के लिए कितना चार्ज करते थे आप? भाई 100, 150, 200 बस इतना। अभी कितना चार्ज किया लास्ट टाइम वीडियो एडिटिंग के लिए? भाई अभी लास्ट टाइम मैंने आई थिंक 8,000 9,000 चार्ज किए थे एक वीडियो ग्रेट पे, भाई, एक ग्रेट। वीडियो के लिए। मैं एक यूट्यूबर वीडियो था के तो एक वीडियो के लिए चार्ज किए थे। तो देखो क्या होता है ना, हर बंदा जीरो से स्टार्ट करता है। उस टाइम पे मेरे लिए 100 रुपीज भी बहुत थे, ठीक है, सही बात। क्योंकि मैंने कभी कमाया नहीं था भाई, दैट्स द थिंग। और बहुत सारे एडिटर्स मुझसे रिलेट करेंगे जो अभी भी 150 से हाँ 200 रुपये चार्ज हाँ, करते हैं। इस स्टूडेंट के लिए स्टार्टिंग में तो बहुत 150-100 रुपए बहुत बड़ी चीज होती बिल्कुल, तो रिस्पेक्ट करता हूँ भाई मैं एडिटर्स की, जो अभी भी काम कर रहे हैं, करते रहो। एक दिन मेरी क्या, मुझसे भी ज्यादा हाइप पहुंचोगे तुम लोग। तो वहां से मुझे रेफरेंस मिला, मैंने पहचान बनाई। फिर मुझे समझ आया यार तू मेहनत ज्यादा कर रहा है पर काम, तेरे पास काम तो बहुत है। क्योंकि उस टाइम पे ना मेरे पास काम बहुत था, मतलब एक महीने की मेरे पास 80 वीडियोज आती थी भाई, 80 वीडियोज है। आ रही, बट मैं कमा कितना रहा हूँ, 8-10 हजार। भाई मैंने कहा यार ये तो बहुत सारा काम है, पर अमाउंट तो बहुत कमा रही है। फिर मैंने क्या किया ना, मैंने एक बंदे के साथ काम करना चालू करा। वो एक्चुअली मैं ये कह लो कि मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी, मैंने उनको देख के एडिटिंग स्टार्ट करी थी, ठीक है। वहाँ से मैंने उनके साथ काम किया, उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई, चार्ज कैसे करते हैं। वहाँ से मैंने 400 रुपये, मतलब 100 से सीधा मैं 500-600 पे आ गया कि एक वीडियो में ठीक है। 500-600 वो कर रहा हूँ चार्ज, वो भी 30 सेकंड की वीडियो के लिए। तो आई थिंक अभी ये रेट चल रहा है 30 सेकंड में 500, तो ये तो अच्छा रेट है भाई, एडिटर्स लेते हैं इतना, इंस्टाग्राम पे भी लेते हैं राइट, इसमें तो रिस्पेक्ट है अपनी। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, 500-600 तो मिल गए हैं 30 सेकंड की, इनफ है, नो वरीज। वहां से फिर मैंने और बूस्टअप मारा, फिर मैंने एफिलिएट मार्केटिंग की पूरी छोड़ दी जर्नी, फिर मैं आ गया सीधा एजेंसी वाले रोल। वहां से मैंने चीजें सीखी, देन फिर मैंने अपना पहला क्लाइंट क्लोज किया मोटा, जो आई थिंक 24,000 रुपये का था, 24,000 एक महीने में। फिर वहां से तो यार आप जर्नी का बूस्ट मारी, दैट्स माई होल जर्नी यार, बिल्कुल। ओके। तो अभी आपने बताया कि वो एक क्लाइंट था जिससे 24,000 आपने चार्ज किए थे, वो किस तरह का क्लाइंट था, कैसे मिला था आपको? भाई एक्चुअली वो क्लाइंट ना एक एजेंसी, एक्चुअली क्या हुआ, एक एजेंसी थी, एजेंसी ने मुझे क्लाइंट दिया था। तो मतलब तो वहां से अब एजेंसी ने भी कुछ नेगोशिएट करके अपना भी मार्जिन रखा होगा, तो आप एजेंसी से कनेक्ट हो गए थे पहले? हाँ, मैं अभी भी बहुत बड़ी बड़ी एजेंसी के साथ काम करता हूँ भाई, मतलब नाम नहीं लूंगा, बट हाँ अच्छी अच्छी एजेंसी के साथ मैं काम कर रहा हूँ, अभी भी टाई अप है हमारा। मेरे को भी एक चीज़ लगती है कि यदि स्टार्टिंग में कोई वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिज़ाइनर है ना, उसको यदि क्लाइंट वाली दिक्कत आ रही है, क्लाइंट नहीं मिल रहे, तो एजेंसी के साथ कनेक्ट हो जाओ और वो उनके साथ काम करो, वो ज़्यादा सही रहेगा। बट भाई एक एजेंसी के साथ वर्क करने का ना एक वो है नुकसान, तुम्हें ना एजेंसी वाले निचोड़ देंगे, मतलब निचोड़ इन द सेंस कि भाई प्राइस, मतलब तुम 800 चार्ज कर रहे हो ना भाई, वो अगर तुम में नेगोशिएशन स्किल है, तुम कॉन्फिडेंट हो, तो तुम तो 800 पे करोगे, वरना वो तुम्हें 800 से सीधा 400 पे ले जाएंगे, 400 पे ले जाएंगे, वो अपना मतलब कमीशन भी तो लेंगे बीच का। इतना रोएंगे भाई मैं दूसरों की क्या करूं, मैं भी रोता हूँ मैं अगर दूसरे एडिटर से काम करवा रहा हूँ, या फिर मेरी टीम में भी जितने भी मेंबर्स हायर है, मैं उनको बहुत अच्छा पे करता हूँ, बिकॉज मैं रिस्पेक्ट करता हूँ किसी की स्किल। पहले मैं ऐसा करता था, बट अब नहीं, अब चीज समझ में आने लगी है, तो भाई मैं अच्छा खासा पे करता हूँ, और मोस्ट ऑफ द काम तो मैं खुद ही कर लेता हूँ। तो हम आउटसोर्सिंग बहुत कम ही करवाते हैं, क्योंकि अपनी टीम है भाई, अपने पास खुद भी स्किल है ना, दैट्स द थिंग। हाँ सही है, तो अच्छा है वो तो ये चीज है, एजेंसी के साथ काम करो, बट नेगोशिएशन स्किल्स थोड़ा देख के। ओके। और आउटरीच, जैसे आपने बताया आउटरीच करके अभी आपने बहुत बड़ा क्लाइंट भी लिया है,
तो आउटरीच करते टाइम क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, मैसेज कैसे डिज़ाइन करना चाहिए? देखो, आउटरीच करते समय तुम्हें अपनी प्रोफाइल का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रोफाइल तुम्हारी पहचान होती है। तुम अगर किसी को मैसेज कर रहे हो तो सबसे पहले वो तुम्हारी प्रोफाइल देखेगा, ठीक है? मैसेज तो नहीं देखेगा, प्रोफाइल ही देखेगा सबसे पहले, प्रोफाइल क्योंकि देखेगा। मैसेज तो आजकल ऊपर ही पॉपअप हो जाता है। तो तुम अपनी प्रोफाइल को ना पुरानी बनाओ, उसमें कंटेंट डालो, उसकी हाईलाइट मेंटेन करो, हाईलाइट में टेस्टिमोनियल्स लगाओ, बायो में लिंक लगाओ अपनी वेबसाइट का, बायो अच्छे से लिखो, प्रोफाइल अच्छे से लिखो, बहुत सारी चीजें यार। कि देखो क्या होता है ना, आजकल रिप्लाई रेट बहुत कम हो गया है। तुम अगर कोल्ड डीएम करोगे ना तो रिप्लाई रेट मुश्किल से 10-15% का भी आ जाए तो बहुत ज्यादा माना जाता है, ठीक है? इट्स इनफ भाई। तो मेरा खुद का 5 से 10% रिप्लाई रेट है, पहले था अच्छा, बट पता नहीं अब क्या हो गया है, डोंट नो। तो यही है कि तुम अपनी प्रोफाइल को अच्छा रखो। दूसरी चीज, तुम जो मैसेज भेज रहे हो, कुछ लोग क्या करते हैं, मैसेज पता है क्या करते हैं? जैसे मेरे पास डीएम में बहुत सारे आए हैं। एक का मैसेज आया, हेलो भाई, आई लव योर कंटेंट, और मैंने आपका कंटेंट देखा, भाई तुम्हारी ना प्रोफाइल ना मैसी लग रही है, स्कैमी लग रही है, तो एक काम करता हूँ, मैं आपके लिए ग्राफिक बना सकता हूँ और आपकी प्रोफाइल को बूस्टअप कर दूंगा। भाई ये मैसेज ही नहीं हुआ ना, इसमें तुम मेरी तारीफ करने की बजाय तुम मुझे डिसऑनर कर रहे हो ना। मैसेज करने का तरीका बहुत कैजुअल है इनका। बिल्कुल, हाँ, बहुत कैजुअल है। मी मैसेज करने का तरीका बहुत कैजुअल है। दैट्स द थिंग, ठीक है? तुम्हें क्या करना है, अपनी स्क्रिप्ट में फर्स्ट लाइन होना चाहिए तुम्हारा नेम, तुम करते क्या हो। सेकंड लाइन, क्लाइंट का कुछ बिगेस्ट प्रॉब्लम, उसकी प्रोफाइल पे तुम्हें जो भी मेन प्रॉब्लम हो रही है वो मैसेज में डालो। फिर थर्ड लाइन में तो वो प्रॉब्लम का सबसे इजी सॉल्यूशन, क्योंकि देखो क्लाइंट चाहता है इजी सॉल्यूशन, ना कि हार्ड, क्योंकि हार्ड तो पहले से ही है वो, इसलिए इजी सॉल्यूशन दो उस हार्ड प्रॉब्लम का। फिर लास्ट में सीटीए दे दो कि हे सर, दिस इज माय पोर्टफोलियो या दिस इज माय केस स्टडी, प्लीज लेट अस नो इफ यू आर इंटरेस्टेड और इफ यू आर अप फॉर अ कॉल। खत्म कर दो। ये बेस्ट फॉर्मेट है कि स्क्रिप्ट का, जो मैं अभी अपनी सीरीज में भी बता रहा हूँ, वो फॉलो कर सकते हो आप। और अभी आपने क्या देखा है कि फ्रीलांसिंग में क्या बेनिफिट है और क्या प्रॉब्लम आती है? भाई फ्रीलांसिंग में बेनिफिट है टाइम की और प्लेस की। तो कभी भी किसी वक्त काम कर सकते हो, किसी भी जगह, ठीक है? और नेगेटिव है कि भाई परमानेंट काम नहीं होता है। तो भाई अगर तुम्हारे पास रेफरेंस बेस्ड काम है, भाई मैं सच बता रहा हूँ, आउटरीच से बढ़िया रेफरेंस बेस्ड काम होता है, वर्ड ऑफ माउथ। भाई तुम एक क्लाइंट का काम अच्छा करके दो, तुम्हें 10 क्लाइंट ला के देगा, ठीक है? तुम देखो, फ्रीलांसिंग में टिकना है तो तुम्हें रेफरेंस बेस्ड काम पे ज्यादा डिपेंड होना पड़ेगा एज कम्पेयर टू आउट। अब मैं अपनी बात करता हूँ, हमारा 90% काम रेफरेंस बेस्ड है। बताओ, 90% यूज भाई, 10% हम आउटरीच करते हैं, 90% हमारा काम निकल जाता है रेफरेंस से। क्यों भाई? हम क्लाइंट से ना एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करके रखते हैं। देखो मैं आप तुम्हें एक चीज बताता हूँ, कभी कभार क्या होता है ना, तुम काम टाइम पे करके नहीं देते, हमारे साथ भी ऐसा होता है भाई। क्योंकि क्या होता है, क्लाइंट लेट भेजता है, लेट भेजता है, पर हमें देनी होती है डेडलाइन के अकॉर्डिंग, वहाँ काम लेट हो जाता है। वहां पे तुम्हारे रिलेशन काम आता है। अब अगर तुम्हारा रिलेशन क्लाइंट से बहुत ही ज्यादा अच्छा है, स्वीटनेस वाला, ठीक है, वहां पे क्या होगा ना, तुम क्लाइंट को मना लोगे, क्लाइंट तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। और अगर भाई वही तुम क्लाइंट से अकड़ के बात कर रहे हो, रिलेशन अच्छा नहीं है, तो भाई समझो उस प्रोजेक्ट के बाद तुम खत्म, बाय बाय टाटा, खत्म भाई, ये चीज हो जाती है। तो तुम्हें काम तो अच्छा देना है यार, ऐसा नहीं है काम गंदा दे दो, नहीं, काम देना है अच्छा, बट रिलेशन अच्छा बिल्ड करना है। रिलेशन अच्छा बिल्ड करोगे तो कभी कभार अगर डेडलाइन से आगे भी हो गया ना तो चलेगा, चिल। देखो मैं बताऊं अपना सीक्रेट, देखो सीक्रेट अब मैं आप चलो बता देता हूँ, क्योंकि लोगों की हेल्प हो जाएगी। मैं भाई एक क्लाइंट को जब तक नहीं छोड़ता जब तक वो क्लोज नहीं होता, या जब तक उसका ना नहीं आ जाता। भाई मेरे अंदर यही आई थिंक सबसे बेस्ट क्वालिटी है कि मैं, जैसे मान लो तुम मेरे क्लाइंट हो, तुम्हें पहले मैसेज किया, तुमने मुझे कहा हाँ ठीक है कल 11 बजे मैसेज मीटिंग करते, तो भाई कुछ फ्रीलांसर्स, 90% फ्रीलांसर्स मैंने देखे कि 11 बजे के बाद मैसेज करेंगे, है ना, या लेट हो जाएंगे। ओके भाई, और कोई ऑडियंस को कोई लास्ट टिप कि उनको क्या करना चाहिए आगे? लास्ट टिप यही है, जो भी देखो, मेरी लास्ट टिप वही है जो मैंने पहले टिप दी थी। जितना भी मैंने बताया है ना इस पॉडकास्ट में, जितना भी, आई थिंक थोड़ा सा शॉर्ट हमने शॉर्ट पॉडकास्ट है, बस ये शॉर्ट की वैल्यू बहुत डेप्थ है। अगर तुम मेरी बातों को समझोगे गहराइयों से, तुम्हें पता लगेगा जो मैं बात कह रहा हूँ वो 90% तुम्हारी समस्या का हल है। जो मैं तो मेरी लास्ट टिप यही है
कि भाई जितना भी मैंने इस पॉडकास्ट में बताया तुम्हें अबाउट नीश, अबाउट आउटरीच, अबाउट स्किल्स, सब कुछ चीज पे फोकस करो भाई। फोकस नहीं करोगे रिजल्ट नहीं आएंगे। और हाँ, एक और चीज लास्ट, कि तुम्हें एटलीस्ट 6 महीने काम करना पड़ेगा विदाउट एक्सपेक्टेशंस कि मुझे कोई रिजल्ट मिले। अगर तुमने ये फेस निकाल लिया 6 महीने का, तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू सर्वाइव, और तुम्हें आगे बहुत सारा काम मिलेगा, क्योंकि लोग यही 6 महीनों में चले जाते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल बताऊं कि होटल बिजनेस में क्या होता है, नेक्स्ट 5 साल में 90% होटल बंद हो जाते हैं। फिर उसमें क्या होता है, जो लोग सरवाइव कर पाते हैं वो बड़ी होटल्स बनते हैं, लंबे चलते हैं, है ना। यही फ्रीलांसिंग का मतलब है। फ्रीलांसिंग में जो 6 महीने टिक गया विदाउट रिजल्ट, भाई वो तो आगे सरवाइव करेगा, फोड़ेगा वो बंदा। और वो उनमें से एक मैं हूँ जिसने 6 महीने फ्री में काम किया था, 3 से 4 5 6 फ्री में काम भाई। और एक लास्ट क्वेश्चन कि अभी आपने मंथली कितना इनकम जनरेट कर रहे हो आप? भाई देखो, मंथली एक सेटिस्फाई अमाउंट कहूंगा, क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, मेरा एक गोल है, उस गोल को जब तक मैं अचीव नहीं करूंगा मैं मंथली इनकम नहीं बता सकता। अब मैंने तुम्हें बता दिया मैं एक क्लाइंट से कितना चार्ज कर रहा हूँ, तो इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अच्छा सूटेबल अमाउंट मतलब बना रहे हैं। देखो अभी ना मेरा इंटेंशन क्या मैं बताता हूँ, मैं कमाऊँ कम पर एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं आने वाले सालों में 1 महीने के बहुत कम। दैट्स नॉट, देखो मैं कभी पैसों के पीछे नहीं भागता, ना मैं पैसों के पीछे भाग रहा, मैं भाग रहा हूँ एक्सीलेंस के पीछे। अगर मुझे एक्सीलेंस मिल गई तो मनी तो भाई हाथ का वही है, समझ लो, कहावत है, अपने आप आएगी। तो पैसों के पीछे मत भागो। ये मत देखो कि तुमने 1 महीने में 60,000 कमाए या 10,000 कमाए, ये देखो कि तुमने 1 महीने में कितने लाख की वैल्यू दी। तुम अगर 1 महीने में 1 करोड़ की वैल्यू ले रहे हो, तो आने वाले साल में वो 1 करोड़ की 100 करोड़ बन जाएगी। इसी के साथ हम करते हैं, बता दो कि कितना रेंज होगा लगभग। रेंज यार देखो मैं आपको चीज बताता हूँ, अगर तुम मेरी जगह पे हो तो तुम 30 से 50,000 तक इजीली कमा सकते। ये रेंज है, 30 to 50,000 या 60 या 70 तक तुम अच्छा कमा सकते। अब डिपेंड्स ऑन यू, तुम कितने स्किल हो, फिल हो, या तुम कितने एक्शन टेकर हो, दैट्स द थिंग।